17 मार्च सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 17 मार्च सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है 17 मार्च को, तो वो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं, वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। पूरे 80 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको नामांक रोल नंबर है, इसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है वो फिल करने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में QR कोड है, वो भी आपको दिया गया है और यहाँ पर पेपर कोड आपको दिया गया है 212478 और सभी विषयों के जो पेपर का जो कोड है वो आपको अलग अलग मिलेगा। माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, SST का पेपर है, जो आपके 17 मार्च को होने वाला है। तो 17 मार्च एग्जाम से पहले आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 17 मार्च सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है वो दिए गए हैं, तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो इसमें पहला निर्देश दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर है वो जरूर लिखें और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश आपको दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो खंड ए आपको दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके सबसे पहले आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि राइट इन द आंसर बुक आफ्टर सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस देश ने नारी रूपकों को मोरियान नाम दिया। यानी कौन सा देश है जिसने नारी रूपकों को मारियोन नाम दिया। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ए ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस और बी ऑप्शन में दे रखा है जर्मनी और सी ऑप्शन में दे रखा है इटली और डी ऑप्शन में दे रखा है नीदरलैंड। तो कौन सा देश है जिसने नारी रूपकों को मारियोन नाम दिया, तो उस देश का नाम होगा आपके फ्रांस। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं फ्रांस, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत है वो कब हुई, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 1919 और बी ऑप्शन में दे रखा है 1929 और सी ऑप्शन दे रखा है 1939 और डी ऑप्शन दे रखा है 1949। तो आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1929 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि देश की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित हुई। तो देश की पहली जो जूट मिल है वो कौन से स्टेट में स्थापित हुई, कौन से राज्य में स्थापित हुई। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपके उत्तर प्रदेश और बी ऑप्शन दे रखा है आपको बिहार और सी ऑप्शन दे रखा है राजस्थान और डी ऑप्शन दे रखा है बंगाल।
तो देश की पहली जूट मिल है वो किस राज्य में स्थापित हुई थी? बंगाल राज्य में। यानी द ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक है वो किस देश में विकसित हुई थी? यानी विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो तकनीक है वो कौन से देश में विकसित हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है भारत, और बी ऑप्शन में दे रखा है चीन, और सी ऑप्शन में दे रखा है जर्मनी, और डी ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो तकनीक है वो कौन से कंट्री में विकसित हुई, कौन से देश में विकसित हुई? उस देश का नाम होगा आपके चीन। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद नामक जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? ए ऑप्शन में दे रखा है ज्योतिबा फुले, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको जयदेव, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको मार्टिन लूथर, और डी ऑप्शन में दे रखा है गुटेनबर्ग। तो गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोपानी खेती, और सोपानी खेती का दूसरा नाम है सीढ़ीदार खेती। ओके, तो सीढ़ीदार खेती या सोपानी खेती कौन से प्रांत में की जाती है? ए ऑप्शन में दे रखा है पंजाब, और बी ऑप्शन में दे रखा है उत्तर प्रदेश, और सी ऑप्शन में दे रखा है हरियाणा, और डी ऑप्शन में दे रखा है उत्तराखंड। तो सोपानी खेती है जो सीढ़ीदार खेती है वो कौन से प्रांत में की जाती है? उत्तराखंड प्रांत में। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वन्य जीव अधिनियम है वो कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके, इसमें 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है 1972, और बी ऑप्शन में 1973, और सी ऑप्शन में दिया 1984, और डी ऑप्शन में 1998। तो वन्य जीव अधिनियम है वो कौन से वर्ष में लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है एल्यूमिनियम, और बी ऑप्शन में है सीमेंट, और सी ऑप्शन में है पटसन, और डी ऑप्शन में है स्टील। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो उस उद्योग का नाम होगा आपके एल्यूमिनियम। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है पाइपलाइन, और बी ऑप्शन में सड़क परिवहन, और सी ऑप्शन में रेल परिवहन, और डी ऑप्शन में वायु परिवहन। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख साधन है? तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी सड़क परिवहन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1948, और बी ऑप्शन में 1949, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके 1956, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको 1961। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है? तो ए ऑप्शन में है 19, और बी ऑप्शन में है 11, सी ऑप्शन में है 22, और डी ऑप्शन में है 24। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 22। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि निम्न में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। ओके, तो इसमें आपको ए ऑप्शन दे रखा है भारत, और बे ऑप्शन दे रखा है नेपाल, और सी ऑप्शन दे रखा है पाकिस्तान, और द ऑप्शन दे रखा है श्रीलंका। तो निम्न में से कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है जिसने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है? तो उस देश का नाम होगा आपके भारत, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है कम्युनिस्ट पार्टी, और बे ऑप्शन में सोशलिस्ट पार्टी, और सी ऑप्शन में समाजवादी पार्टी, और द ऑप्शन में समता पार्टी। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी चीन में शासन करने वाली जो अकेली पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो उस व्यवस्था का नाम क्या होगा? तो ए ऑप्शन में दे रखा है तानाशाही, और बे ऑप्शन में दे रखा है भ्रष्टाचारी, सी ऑप्शन में दे रखा है लोकतांत्रिक, और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो उस शासन व्यवस्था का नाम होगा आपके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति है वो भारत से क्या है बेहतर है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है बांग्लादेश, और बे ऑप्शन में है श्रीलंका, और सी ऑप्शन में है नेपाल, और द ऑप्शन में है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, यानी श्रीलंका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल कौन नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है बैंक, और बे ऑप्शन में है सहकारी समिति, और सी ऑप्शन में दे रखा है नियोक्ता, और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन सी होगा, यानी नियोक्ता। जबकि बैंक और सहकारी समिति हैं वो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं कि कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है चीन, और बे ऑप्शन में दे रखा है ब्रिटेन, और सी ऑप्शन में दे रखा है इटली, और द ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस। तो कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो उस देश का नाम होगा आपके चीन होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 18वां प्रश्न दे रखा है आपको। 18वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन में है 24 सितंबर, बे ऑप्शन में है 24 दिसंबर, सी ऑप्शन में है 5 सितंबर, और द ऑप्शन में है 21 जून। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, यानी 24 दिसंबर। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान आपको दिया गया है में फ्रांस में राज क्रांति हुई थी। तो कब हुई थी? तो वो सन आपको लिखनी है इसमें। तो आपको इसमें लिखना है कि 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, ये आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। ओके, यानी मैं तो लिखा हुआ है, तो 1789 ईस्वी आपको लिखना है। 1789 ईस्वी में फ्रांस में राज क्रांति हुई थी। उसके बाद भी दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाने वाली कर्तन दहन प्रणाली कृषि को के नाम से पुकारा जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको फिल करना है वा, उसके बाद में आधा ले और टेरे वाल्ट्रे। ओके, ये आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है, यानी वाल्ट्रे, ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको रिक्त स्थान वाला कि देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। तो देश का जो प्राचीनतम कृत्रिम पतन है वो कौन सा है? तो इसमें आपको लिखना है चेन्नई। ओके, चेन्नई, ये आपको इसमें लिखना है। चेन्नई क्या है? एक देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है आपको
4 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि शासन व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, तो कौन सी व्यवस्था में होती है? तो उसमें आपको लिखना है लोकतांत्रिक। इसमें आपको क्या लिखना है? लोकतांत्रिक लिखना है आपको। यानी लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, यह आपको फिल करना है। 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि सबसे अधिक रोजगार देता है, तो सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्रक देता है? तो इसमें आपको लिखना है प्राथमिक। यानी प्राथमिक जो क्षेत्रक है वो सबसे अधिक रोजगार देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है प्राथमिक क्षेत्रक। उसके बाद में 6 नंबर दे रखा है कि सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या है उस पर एक सीमा तय कर देती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं कोटा। ओके, इसमें आपको क्या लिखना है? कोटा। ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं आपको, और निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड या फिर और 1 लाइन, यानी 1 लाइन में या 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि किस देश में, यानी कौन से देश में 1890 ईस्वी के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी है वो बहुत तेजी से फैल गई, तो उस देश का नाम आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और प्रत्येक स्टूडेंट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आंसर में आपको प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है वो किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है, तो उस देश का नाम आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जैतून प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो जैतून प्रेस का आविष्कार है वो किसने किया, ये आपको लिखना है। और 4 नंबर प्रश्न दे रखा है कि सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो उस राज्य का नाम आपको बताना है। और 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं 2 कच्चे मालों के नाम आपको लिखने हैं। यानी सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले जो उत्पाद हैं, जो कच्चे माल हैं, तो उन 2 कच्चे मालों के नाम आपको लिखने हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है उसका प्राधिकरण कौन सा है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न सभी बच्चों को आता है, एकदम इजी क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम बताओ, तो बेल्जियम की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उसका नाम क्या है? ब्रुसेल्स है, तो इसका आंसर ब्रुसेल्स हो जाएगा। 8वां प्रश्न है इंग्लैंड के राजकीय धर्म का नाम बताना है, तो इंग्लैंड का कोई एक राजकीय धर्म का आपको नाम बताना है, उसका नाम लिखना है। तो इंग्लैंड के राजकीय धर्म का नाम क्या है? ईसाई धर्म। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि वेद शासन है वो किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, तो वेद शासन है वो किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? तानाशाही या भ्रष्टाचारी या लोकतांत्रिक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि कौन सी संस्था केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। ओके, यानी कौन सी संस्था है जो केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है, तो उस संस्था का नाम है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसमें आपको वैश्वीकरण का अर्थ है वो लिखना है। और 12वां प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों COPRA, यानी कोपरा का पूरा नाम आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है, सेक्शन बी दे रखा है, और सेक्शन बी के अंदर सभी प्रश्न आपको लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, और इन सभी प्रश्नों के जो आंसर है, जो उत्तर है, वो आपको लगभग 50 शब्दों में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं, यानी रूमानीवाद से आपका क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो रूमानीवाद के कोई 2 एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं।
और पांचवा प्रश्न है कि सिल्क रूट क्या है। सिल्क रूट के बारे में आपको बताना है, इसका क्या महत्व होता है, वो महत्व भी आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तो जैव संसाधन है और दूसरा अजैव संसाधन है, तो इन दोनों संसाधन में आपको अंतर है वो लिखना है। सातवां प्रश्न है कि गेहूं की खेती के लिए आवश्यक जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन भौगोलिक परिस्थितियों को आपको वर्णन करना है। किसके लिए करना है? गेहूं की खेती के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आठवां प्रश्न दे रखा है आपको कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था, श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की आपको विवेचना करनी है। और 9वां प्रश्न दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में लैंगिक विषमता को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जो लैंगिक विषमता है उसको आपको स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए। और प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय की आपको परिभाषा लिखनी है। और मानव विकास के कोई 2 सूचकों के नाम भी आपको लिखने हैं, यानी मानव विकास है उसके कोई 2 सूचक हैं, कोई 2 इंडिकेटर्स हैं, उनका आपको नाम लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी संगठित क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है और इसकी कोई 2 विशेषता है वो भी आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि भारत में वैश्वीकरण के कोई 2 प्रभाव लिखिए। तो भारत में जो वैश्वीकरण है उसके कोई 2 प्रभाव आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेक्शन सी है आपके, खंड 6 दे रखा है आपको। और खंड 6 में सेक्शन सी में सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के जो आंसर है, जो उत्तर है, वो आपको लगभग 100 शब्दों में देने हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी औद्योगिकरण है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं और इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, ये आपको स्पष्ट करना है। यानी औद्योगिकरण है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं और इसका प्रारंभ इंग्लैंड से क्यों हुआ, क्या कारण था, वो आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि भारतीय एवं ब्रिटिश निर्माताओं ने नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया, वो तरीके आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि जल दुर्लभता से क्या आशय है। तो जल दुर्लभता है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आपका क्या आशय है और जल दुर्लभता के कोई 2 कारण हैं, 2 रीजन है, वो आपको स्पष्ट करने हैं। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है और ऐसे कोई 2 उदाहरण दे जहां पर छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग किया गया है। ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र के स्वशासी निकायों को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाने हेतु क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, वो आपको स्पष्ट करने हैं। और अथवा में प्रश्न दिया गया है बच्चों कि संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, यानी जो संघवाद है उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। संघवाद कह सकते हैं या फिर संघीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं, तो दोनों की आपको विशेषता बतानी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि साख की कोई 2 विभिन्न स्थितियां बताइए। तो साख की कोई 2 विभिन्न स्थितियां आपको बतानी है और बैंकों से ऋण लेने की जो आवश्यक शर्तें हैं उनका भी आपको उल्लेख है वो करना है। अथवा में प्रश्न दिया गया है बच्चों अनौपचारिक क्षेत्रक ऋणों की कोई 2 कमियां बताइए और इस संदर्भ में औपचारिक क्षेत्रक ऋण है वो किस प्रकार बेहतर है, वो आपको स्पष्ट करना है, बताना है। और उसके बाद में खंड 2 है आपके, सेक्शन डी है और सेक्शन डी के अंदर सभी प्रश्न आपको निम्नात्मक प्रश्न दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं, जो आंसर है वो आपको लगभग 250 शब्दों में देना है। तो इसमें इजी टाइप क्वेश्चन हैं सभी। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध द्वारा थोपी गई किन्हीं 5 प्रमुख समस्याओं को आपको स्पष्ट है वो करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपको कि महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का क्या है, असरदार प्रतीक थी, ये आपको समझाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 दे रखा है आपको कि भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो राजनीतिक दल है उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं
तो कोई 4 चुनौतियां हैं वो आपको उनकी व्याख्या करनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 4 प्रमुख नीतियां जो कार्यक्रम है उनको आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो इनका उत्तर आपको मानचित्र में देना है। और यहां पर देखिए निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। तो ये सभी लौह अयस्क खाने हैं और इन सभी को भारत के रेखा मानचित्र में आपको अंकित करना है। तो इसमें पहला है आपके बेलाडीला, और दूसरा है आपके बेलारी, और तीसरा है आपके दुर्ग, और 4 नंबर है आपके मयूरभंज। उसके बाद में अथवा में दे रखा है, अगर अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं, निम्नलिखित कोयला खानों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। तो इसमें पहला है रानीगंज, दूसरा है बोकारो, तीसरा है आपके सिंगरौली, और 4 नंबर है आपके नेवेली। अगर आप ये वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो जो सामाजिक विज्ञान है, जो सोशल साइंस है, उसका पूरा पेपर है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।